तो 24 मार्च तक देश के हर कोने से सन्नाटे की तस्वीरें आई। बड़ों से लेकर बच्चे तक लोगों से घरों में रहने की अपील करने लगे। बच्चों का संदेश मोबाइल से होते हुए सोशल मीडिया तक पहुंच गया। पीएम मोदी बच्चों की पहल से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें नाम दिया बाल सेना का। ये पुराने लखनऊ की तस्वीरें हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन यूपी के कुछ शहरों की गलियों में लॉकडाउन को तोड़ने वाले दिखने लगे थे, जिन्हें पुलिस अपने अंदाज में समझाने लगी थी। चप्पे चप्पे पर खड़ी पुलिस समझा रही थी। कोरोना के बारे में जानकारी दे रही थी और हिदायत के साथ उन्हें घरों में रहने के लिए कह रही थी। लेकिन इसके बावजूद लोग लॉकडाउन के नियम को तोड़ते नजर आए। इन्हीं लोगों को समझाने के लिए बाल सेना अपने घरों से वीडियो मैसेज भेजने लगी। बच्चे लोगों से घरों में रहने के लिए अपील करने लगे कि अपने घर ही में रहें, ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे दोस्तों, हेलो भाई, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको एक पहेली और कविता सुनाने वाले हैं। हम सभी मिलकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में सरकार की मदद करते हैं। अब द गवर्नमेंट नीड आवर सपोर्ट। हमने है ठाना इसको भगाना, खतरा बड़ा है लेकिन मिटाना, क्योंकि ये तो है मेड इन चाइना। इन मुस्कुराते बच्चों को देखिए, अपने घरों से ये दुनिया को कोरोना से लड़ने का संदेश दे रहे हैं। कोई कविता सुनाकर संदेश पहुंचा रहा है, तो कोई गीतों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। पीएम मोदी इन बच्चों के संदेश को देखकर बहुत प्रभावित हुए और 25 मार्च को ही पीएम ने इन्हें बाल सेना के नाम से संबोधित किया। सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है हमारी बाल सेना, बालकों की सेना। मैंने ऐसे वीडियो देखे जिसमें 4-4, 5-5 साल के बच्चे माता पिता को समझा रहे हैं कि कैसे हाथ धोना है, बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बालक समझा रहे हैं। छोटे छोटे बालक बालिकाएं इस संकट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। जी हाँ, ये बच्चे लोगों से तब भी अपील कर रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि सभी को अपने ऊपर खुद ही कर्फ्यू लगाना होगा। ये हंसते हुए बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी मासूमियत से आपको सबको कोरोना से लड़ने का संदेश दे रहे हैं। जरा सोचिए, इसके बावजूद अगर कोई अपना कदम घर से बाहर निकालेगा तो क्या होगा। ये हंसी, ये खुशी आगे भी रहे, इसीलिए कोरोना को हराना होगा। कोरोना से मिलकर लड़ो ना, थोड़ी सी सावधानी कर लो, नहीं पड़ेगा तुमको रोना। हाथों को बार बार धो लो, सबको नमस्ते बोलो, छींको तो मुंह ढक लो ना, कोरोना को मात तुम दो ना, गवर्नमेंट का साथ तुम दोगे, इधर उधर नहीं डोलोगे, मिलकर सभी घर रहो ना, कोरोना को मात तुम दो ना, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। सोशल मीडिया पर हजारों ऐसे संदेश वायरल हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों के जरिए कोरोना से आखिरी लड़ाई लड़ने का संदेश दे रहे हैं। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। घर में रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इन संदेशों को फिर एक बार सुनिए और समझिए कि आखिर ये आपसे क्या मांग रहे हैं। महज कुछ दिन घरों में रहना है आपको। ये बच्चे तो समझ गए, लेकिन 25 मार्च के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो बिना समझे कोरोना के साथी बनने के लिए घरों से निकल पड़े। 26 मार्च को नोएडा और दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें देखकर
हर कोई हैरान रह गया। हजारों लोग पैदल अपने घरों की ओर निकल पड़े थे। हालात बिल्कुल काबू में नहीं थे। जिस कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री ने घरों के बाहर लक्ष्मण रेखा खींचने की अपील की थी, उसी कोरोना की मदद करने मजबूरी में ही सही लोगों ने लॉकडाउन के नियम को तोड़ दिया। कोरोना के खिलाफ जंग कुछ शहरों में कमजोर पड़ने लगी थी। सड़कों पर लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। संपूर्ण लॉकडाउन से गरीब परेशान हो उठा। दिहाड़ी मजदूरों की दो तरफा जंग शुरू हो गई। सवाल था कि भूख से लड़े या कोरोना को हराए। जी हाँ, ये सवाल 26 मार्च को उठने लगा था। लॉकडाउन से पूरा देश घर में बंद हो गया, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो दिहाड़ी मजदूरी पर जीते हैं, उनकी जिंदगी में कोरोना दोहरा संकट बनकर आया और उन्हें सड़क पर ला दिया। एक ओर उन्हें कोरोना से लड़ना था तो दूसरी ओर पेट की भूख से। और इस युद्ध के बीच ये लोग जिंदा रहने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। कोई अपने सिर पर गठरी लेकर चल रहा था तो कोई पीठ पर बैग। कई परिवार तो ऐसे थे जो अपने बच्चों को कंधों पर बैठाकर एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिसके बारे में बहुत से लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मासूम को देखिए, पिता की उंगलियां पकड़कर सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर पैदल ही चल पड़ी। हालांकि इसे नहीं पता था कि घर पहुंचने में अभी और कितना वक्त लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि इस परिवार को 250 किलोमीटर इसी तरह पैदल चलकर चलना पड़ा। आगे किसी ने मदद की होगी तो कुछ राहत मिली होगी। कई लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर ये जहां काम करते थे वहीं क्यों नहीं रुक गए, क्यों नहीं दिल्ली की उन गलियों में ठहर गए जहां पर ये मजदूरी करते थे। लेकिन सारे सवाल एक तरफ थे और इनके जज्बात अलग। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो पैदल बदायूं और अलीगढ़ जा रहे थे। कहाँ से आप निकले और कहाँ जा रहे हैं? शास्त्री नगर से निकले और अलीगढ़ जाना है। तो क्या आपको क्या हुआ कि आपको अभी निकलने का जरूरत पड़ रही है? सर मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी है, रिक्शा भी बंद है, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई, खाने पीने कुछ है नहीं है, क्या करेंगे फिर? 20 दिन का और बढ़ा दिया आगे सरकार ने। लेकिन सरकार ने बोला है कि जो जहाँ है वहीं रहे और सरकार उनको खाना मुहैया कराएगी, वो सब। तो हमारे पास तक सर अभी तो कुछ है ही नहीं। कल आटा लेने के राशन वालों ने लौटा दिया, वापस कर दिया, पैसे नहीं थे हमारे पास। पहले उधार लेके आते थे, अब के नकद तो है नहीं तो उधार कहाँ से देंगे? तो ये सब आपका पूरा परिवार है? जी परिवार है। इस मासूम बच्ची को देखिए, पापा की उंगलियों के सहारे कंक्रीट की सड़क पर निकल पड़ी थी। ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार की हैं। ये सभी यहाँ बस पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि बस भी बंद है तो ये पैदल ही कोई अलीगढ़ की ओर बढ़ गया तो कोई बदायूं के लिए निकल गया। सड़क पर निकलकर गांव पहुंचने की जद्दोजहद करते इन लोगों की एक ही कहानी थी कि काम धंधा बंद हो गया, मालिक ने भगा दिया, इसलिए इनके सामने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर गांव जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 26 मार्च को जब भीड़ सड़कों पर दिखने लगी तो यूपी सरकार सतर्क हो गई और फिर सड़क पर पैदल जा रहे लोगों की मदद करने के लिए बस सर्विस देने का ऐलान किया गया। लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा और 27, 28 और 29 मार्च को दिल्ली के आनंद विहार से लेकर गाजियाबाद की लालकुआं तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन में सबसे बड़ी लापरवाही थी। दिल्ली के आनंद विहार की ये दो तस्वीरें हैं। 23 मार्च को जब पीएम ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो यहाँ पर सन्नाटा था, लेकिन 28 मार्च की तस्वीरें डरा रही थीं। सत्ताईस मार्च को दिल्ली और यूपी सरकार ने जैसे ही कहा कि सड़क पर निकले लोगों को बसों से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा,
दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर दिल्ली और नोएडा के आसपास से हजारों लोग उमड़ पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग की सारी अपीलें यहाँ बेकार साबित हुई। एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए थे। यही नहीं, गाजियाबाद के लाल कुआं में भी ऐसी ही भीड़ उमड़ पड़ी। शायद सरकार को भी इसका अनुमान नहीं था, अधिकारियों को भी नहीं लगा होगा कि इतनी भीड़ आ जाएगी। दिल्ली की बसों से लोगों को आनंद विहार स्टेशन पर छोड़ा गया और यहां से यूपी की बसें उन्हें लेकर अलग अलग जिलों में गईं। 27, 28, 29 मार्च तक दिल्ली और नोएडा की सीमाएं इसी तरह खचाखच लोगों से भरी रहीं। ये कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी लापरवाही थी। हालात को संभालने के लिए यूपी सरकार ने रात दिन लोगों को यहां से निकालने का काम किया और 3 दिन की मशक्कत के बाद या तो लोगों को बसों में भरकर उन्हें किसी जगह पर भेजा गया या उन्हें उनके घरों में लौटा दिया गया। आखिर में 29 मार्च की रात तक हालात को काबू कर लिया गया। यूपी सरकार ने लखनऊ से लेकर नोएडा तक कई सेंटर बनाकर इन्हें क्वारंटाइन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 6 दिन तक यानी 29 मार्च तक देश के कई शहरों में कुछ हजार लोगों ने घोर लापरवाही की, लेकिन ज्यादातर लोग घरों में ही डटे रहे। वहीं दूसरी तरफ लोगों की मदद के लिए हजारों हाथ आगे आए और जरूरतमंदों को राहत सामग्री दी गई। 30 मार्च यानी कि 7वें दिन मदद की तस्वीरें सामने आई। कहीं कहीं पुलिस गाना सुनाकर जागरूक कर रही थी, तो वहीं मेडिकल टीम सड़कों पर अलर्ट दिखी। जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं उन्हें पुलिस समझा रही है। हर चौराहे पर मेडिकल टीम लोगों की जांच में भी जुटी हुई है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ से पहुंचे इन लोगों की बाकायदा जांच की जा रही है। उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है ताकि किसी को कोई तकलीफ हो तो उसे दूर किया जा सके। बाहर का राज्य के लोग, बहुत लोग फंसे हैं। कल तो 32 तमिलनाडु का लोग हैं, वो फंसे हुए थे। उन लोगों को गोरखपुर क्लब में हम लोग व्यवस्था करा के भोजन सारे इत्यादि कर रहे हैं। सारे बुजुर्ग लोग हैं, 70 साल के ऊपर वाले हैं, 60-70 साल का है। उसके अलावा 28 आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रीगण हैं, उन लोग को होटल रूम में हम लोग ठहराए हैं। उन लोग को भी भोजन और सारे कच्चा पानी और दवा की व्यवस्था करा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है, तो जवाब भी आपको खुद मिल जाएगा इस रिपोर्ट में। कोरोना को हराने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ना तो कोरोना की वजह से किसी की मौत हो और ना ही भूख की वजह से, और इसी वजह से इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके अलावा 40 बिहार से भी आने वाले फंसे हैं, उन्हीं लोग का भी पूरा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। फिर कलकत्ता से करीब 20 लोग हैं, वो भी धर्मशाला में स्कूल में रुके हुए हैं। उसके अलावा जो कुछ कैदी के रूप से जो छूटे हुए लोग, वो बाहर जनपद का भी है। पंजाब से 5 कैदी है और बिहार से 4-5 कैदी है, वो सबको हम धर्मशाला में रुके हुए हैं। ये तस्वीरें बागपत की हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद ग्राम प्रधान आदित्य कुमार भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उतर गए हैं। गांव को कोरोना से बचाने के लिए खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। गांव की सड़कें, गलियां, घरों को सैनिटाइज करने में जुटे हुए हैं ताकि कोरोना का वायरस इस गाँव में घुस न पाए। जान है तो जहान है। कोरोना को देखते हुए सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव की तस्वीरें भी काफी मन खुश करने वाली है और ये बता रही है कि लोग एहतियात बरत रहे हैं और इसी तरह से हम कोरोना को हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लॉकडाउन के 7वें दिन यानी 30 मार्च की शाम को दिल्ली में लापरवाही की सबसे बड़ी खबर आई। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए मुस्लिम समाज के धार्मिक जलसे तबलीगी जमात के लोगों को आनन फानन में भर्ती कराया गया। उससे भारत समेत कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। लॉकडाउन के 8वें दिन यानी आज की भी ये सबसे बड़ी खबर है। तबलीगी जमात ने पाकिस्तान, मलेशिया के बाद भारत समेत पूरे एशिया में कोरोना वायरस को फैला दिया है।
इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किए गए तबलीगी जमात के दुनिया भर में 15 करोड़ सदस्य हैं। जमात को 93 साल पहले सहारनपुर से शुरू किया गया था। हैरानी की बात है कि कोरोना के खतरे के बावजूद 18 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में बिना इजाजत एक बड़ा जलसा हुआ था, जिसमें 300 विदेशियों के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। देखिए किस देश से कितने लोग आए थे। इंडोनेशिया से 72 लोग, थाईलैंड से 71, श्रीलंका से 34 लोग, नेपाल से 19, मलेशिया से 20 और म्यांमार से 33 लोग आए थे। इसके अलावा भारत के कई राज्यों से आए लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। यूपी से 156 लोग शामिल हुए थे, उत्तराखंड से 34, तमिलनाडु से 501, पश्चिम बंगाल से 73, मध्य प्रदेश से 107, महाराष्ट्र से 109 और हैदराबाद से 55 लोग शामिल हुए थे। ये जमात कई देशों के लिए नासूर बन गई है। दिल्ली में एक धार्मिक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। कार्यक्रम में शामिल लोगों में से 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। 200 से अधिक लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। कार्यक्रम के बाद ये लोग कई राज्यों में गए। यूपी के 157 लोग भी इसमें शामिल हुए थे। इस हड़कंप के बीच यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कह दिया है कि इन मौतों के लिए जो कट्टरपंथी मुसलमान जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी के हिंदुस्तान को लॉकडाउन करने का फैसला हिंदुस्तान की भलाई के लिए है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मोदी जी से दुश्मनी रखने की वजह से इस लॉकडाउन को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये महामारी मुस्लिम एरियो में फैलती है और उनमें किसी की मौतें होती हैं, तो उन मौतों के जिम्मेदार वो सब खुद होंगे और उनके परिवार के खिलाफ सरकार को चाहिए कि मुकदमे भी दर्ज कराएं। भारत से पहले पाकिस्तान के लाहौर में 12 मार्च को तबलीगी जमात का आयोजन हुआ था, जिसमें 80 देशों के 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे। पाकिस्तान में जमात के 27 सदस्यों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। चिंता की बात है कि भारत में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी, उत्तराखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु तक ये खतरा फैल चुका है और जमात के गुनाहों की सजा पूरे देश को भुगतनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक लापरवाही सबकी जान पर भारी पड़ सकती है। से लगातार आपसे न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि इस वक्त कोरोना को हराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि आप घरों के अंदर रहें। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने घर के अंदर रहना है।